नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज के प्रोग्राम की शुरुआत दुष्यंत कुमार जी की कुछ मोटिवेशनल लाइनों के साथ मैं कर रहा हूं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त थी लेकिन कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग लगनी चाहिए। शायद इन्हीं लाइनों से कहीं ना कहीं प्रेरित होके हिंदुस्तान में एक ऐसा व्यक्ति है जो इस आग को बुझने नहीं देना चाहता कि डायरेक्ट सेलिंग में एथिकल कंपनियाँ आई, एथिकल तरीके से काम हो। जितनी भी मनी सर्कुलेशन कंपनियां हैं, जितने भी फ्रॉड हैं, उनको रोका जाए। सो उसी मुहिम को लेके जो पर्सनैलिटी चल रही है, लगातार चल रही हैं। और आप सबके प्यारे, आप सबके चहेते कितनी बार कमेंट्स में आते हैं कि सुमित चौहान को बुलाइए। जी हाँ, सोच यूट्यूब चैनल के फाउंडर सुमित चौहान जी आज हमारे मेहमान हैं। सुमित जी, बहुत स्वागत है एक बार फिर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। और फिर से बहुत अच्छा लग रहा है आपके प्लेटफॉर्म पे आके, और हमेशा खुशी का माहौल होता है जब आपके यहाँ पे आता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो फॉर्मल पहनने को मिलता है। तो आजकल शादियों में तो ज़्यादा लोग बुला नहीं रहे हैं कोरोना की वजह से, लेकिन आपके इसकी वजह से आज मौका मिला। नहीं भाई, कुछ लोगों का प्रश्न ये है कि भाई सुमित जी ने बोल के हमें तो कोट पैंट पहनाना छुड़वा दिया हमारा तो, हाँ जी, और अभी खुद पहनने लग गए हैं। सर आपके मंच पे आते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में पहनना पड़ता है सर, यहाँ पे। अच्छा। इस मंच की शोभा के लिए सर पहनता हूँ, लेकिन अदरवाइज आपने देखा है कि कभी भी मैं नॉर्मली कैजुअल में ही रहता हूँ। और मैं फॉर्मल के अगेंस्ट नहीं हूँ सर, मेरे को ये कि जिसमें वो कंफर्टेबल हो वो पहनना चाहिए। अगर कोई इंसान फॉर्मल में कंफर्टेबल है तो डेफिनेटली वो फॉर्मल पहने, उसको ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर कोई हाफ पैंट में कंफर्टेबल है तो हाफ पैंट में रहे। तो ये चीज़ है सर कि जैसा पहनावा आपको अच्छा कोट पैंट पहनने वाले भी ठीक आदमी होते हैं मतलब। सर कपड़ों से तो वैसे कोई अच्छा और गलत होता ही नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि मंच की शोभा होती है सर। जैसे कि इस मंच पे अगर मैं आया हूँ तो इस मंच की एक रिस्पेक्ट होती है, तो वो रिस्पेक्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे बड़ा अच्छा सिचुएशन के अनुसार ड्रेस पहननी चाहिए। यस सर। मतलब कोई कोट पैंट पहन के अगर गोवा बीच पे घूमे तो वो सही नहीं है थोड़ा सा। सर मैं याद हूँ कि कोट पैंट पहन के 40 डिग्री में कोई घूमे तो वो सही नहीं है, वो चाहे गोवा हो चाहे फिर वो दिल्ली हो। तो नहीं, मतलब बढ़िया एसी वैसी चल रहा है अंदर, माहौल बढ़िया, पहन सकते हैं। फिर पहन लेंगे ना। कंफर्टेबल है तो पहनिए सर, अगर आप कंफर्टेबल 50 डिग्री में भी हैं तो पहनिए। ठीक है, ठीक। हाँ जी। कंफर्टेबल थोड़े नहीं भी हैं, सुंदर दिखते हैं, थोड़ा लगता है कि हाँ ये बंदा थोड़ा पढ़ा लिखा सा दिखता है, हाँ पहन सकते हैं सर। पहन सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपका कमिंग सून का इंटरव्यू हमने डाला था। हाँ जी। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए हैं उस पर, तो कुछ कमेंट्स मैंने लिए हैं। हाँ जी। साव भावेश लिख रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग के हीरो आ रहे हैं। अतुल तिवारी ब्लॉग लिख रहे हैं, वाओ अमेजिंग न्यूज़, वेरी एक्साइटेड। ये हैं कलीताज वर्ल्ड, वाओ दिस विल बी ओशम सर, दिस इज़ योर थर्ड टाइम। लोग काउंट कर रहे हैं सर। हेमंत हिंदो ईयर लिख रहे हैं, वेटिंग फॉर दिस एजुकेशनल सेशन। तो आपका एक अलग तरीके का ब्रांड बनता जा रहा है उसमें, तो आप डिजर्व भी करते हो उस चीज़ के लिए। सर बस सभी का प्यार है सर, और हमारा तो वही प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशनल कंटेंट हम शेयर कर सकें। और एजुकेशन ही आंसर है सर हर चीज़ का। हम प्रॉब्लम्स में ढूंढते रहते हैं, ये कैसे, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, बट हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो एक एजुकेटेड इंसान ही हो सकता है। तो वही हमारा रहता है कि सर ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड हो या फिर क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड हो, तो अलग अलग सेक्टर के अंदर एक एजुकेटेड इन्वेस्टर, क्योंकि क्या होता है सर कि आप चाहे डायरेक्ट सेलिंग कोई कंपनी ज्वाइन करें, चाहे आप कहीं पे इन्वेस्ट करें, अगर आप किसी की सुन के कर रहे हो और आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता तो आप जुआ खेल रहे हो। वो जुआ ही है। उसमें बस ये होता है कि अगर वो जुआ चल गया तो आप बोलते हो अरे वाह मैंने ये किया था, देखो ये 100 गुना हो गया। लेकिन अगर वो फेल हो गया तो दूसरे इंसान को आप ब्लेम कर देते हो। लेकिन अल्टीमेटली आप ही सिर्फ रिस्पॉन्सिबल हो। अगर आप अपने आप को एजुकेट करके कहीं पे भी एंटर नहीं कर रहे
और किसी के दूसरे के ट्रस्ट पे एंटर कर रहे हो या उसके बोलने पे किसी के भी कर रहे हो तो आप गैम्बलिंग खेल रहे हो। तो लोग गैम्बलिंग ना करें, एक एजुकेटेड इन्वेस्टर बन के या एक एजुकेटेड इंसान बन के किसी भी कंपनी को ज्वाइन करें, तो वो प्रयास रहता है सर हमारा। दैट्स ग्रेट, और बहुत अच्छा काम कर रहे हो सुमित जी। आपकी खास बात क्या है कि आप हर चीज़ की बहुत डेप्थ में जाते हो, और जब हम डेप्थ में जाते हैं तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और तभी हम किसी से बातचीत कर सकते हैं। तो आज हम एक अलग सब्जेक्ट पे बातचीत कर रहे हैं, जैसे कमिंग सून के वीडियो में भी आपने बात की थी। हाँ जी सुमित जी, मेरा पहला प्रश्न है क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे लोगों की क्यूरियोसिटी है। हाँ जी क्रिप्टो करेंसी अगर आम आदमी समझना चाहे, हाँ जी हाँ जी पहले तो वर्ड ही बड़ा टिपिकल लगता है, क्रिप्टो पता नहीं क्या है, समझ गए सर। तो आम भाषा में समझें, हाँ जी कैसे समझा जा सकता है? सर देखिए, पहले तो ना क्रिप्टोग्राफी समझना जरूरी है क्रिप्टो करेंसी के लिए। क्रिप्टो करेंसी हम सोचते हैं, क्रिप्टो करेंसी का वर्ड ये कहाँ से बना? ये बना क्रिप्टोग्राफी से। क्रिप्टोग्राफी क्या है? मतलब क्रिप्टो एंड ग्राफी। क्रिप्टो मतलब हिडन, ग्राफी मतलब मैसेज। मतलब हिडन होता है उसका मतलब। क्रिप्टो मतलब हिडन, ग्राफी मतलब मैसेज। तो अच्छा। क्रिप्टोग्राफी मतलब क्रिप्टोग्राफी से हम क्रिप्टो करेंसी निकला, क्योंकि ये क्रिप्टोग्राफी को हम यूज कर रहे हैं और जो जहां यूज कर रहे हैं उसको एज ए करेंसी यूज कर रहे हैं, तो इसलिए हम क्रिप्टो करेंसी बोल देते हैं। ये पुराने जमाने में राजा महाराजा भी करते थे। अच्छा। आपको पता होगा कि फॉर एग्जाम्पल, अब हम दो हैं तो हम ही राजा मानते हैं एक दूसरे को। मान लो एक राजा, एक राज्य के आप राजा हो, एक राज्य का मैं राजा हूँ। अब आपने मुझे एक मैसेज भेजना है जो सीक्रेट है, अब आप तो मुझे देने नहीं आओगे, राइट। तो उस केस में क्या करते थे आप कि जिनको भेजते थे मैसेज लेके, अब वो रास्ते में पढ़ तो सकते हैं भाई ये राजा यहाँ पे क्या मैसेज भेज रहे हैं। तो वो पुराने जमाने में क्या करते थे कि वो ऐसे लिखा जाता था कि उसकी दो की होती थी, कि एक पेज पे कुछ लिखा है और उस पेज की दो की हैं, कि उसके ऊपर एक दूसरा पेज रखा हुआ है और उसमें बीच बीच जगह पे वो फटा हुआ है कई कई जगह से। तो जहाँ फटा हुआ है ना, वहीं पे मेन मैसेज लिखा जाता था। तो अब मैं उस पूरे के पूरे को नहीं पढ़ता था, 100 लाइनों को। मैं क्या करता था, वो एक की जो आपने रख के उस पे लिखा था मेन मैसेज और बाकी कुछ भी लिख दिया, सेम उसी को मैं भी जाता था ऐसे लिखता था और मैं लिखता था कि सुरेंद्रवत जी ने मेरे को ये भेजा है मैसेज। अच्छा। अब वो की सिर्फ मेरे और आपके पास एक्सचेंज हुई है, वो राइडर के पास नहीं है। तो राइडर जाते थे, और आपने देखा होगा पुराने जमाने की इतनी बड़ी बड़ी पुरानी किताबें मिलती हैं और हम उनको पढ़ ही नहीं पाते, हमें लगता है कौन सी लैंग्वेज है। वो लैंग्वेज नहीं है, वो हिडन है। अच्छा। और उसकी की गुम हो गई है, और की गुम हो गई तो हम उसको पढ़ नहीं पा रहे। तो क्रिप्टोग्राफी आज से नहीं सदियों से यूज होता है। अच्छा। क्रिप्टोग्राफी मतलब हिडन मैसेज भेजना, और वो कैसे आप एक्सेस कर सकते थे? की के थ्रू उस चीज को। तो क्रिप्टोग्राफी तो आप समझ कि क्रिप्टो करेंसी क्यों बोलते हैं, क्योंकि हिडन मैसेज एक तरीके से हिडन तरीके से मैसेज यहाँ पे सेंड कर पाते हैं। अब आ जाते हैं क्रिप्टो करेंसी आया क्यों। सर देखो, कोई भी नया चेंज आता है तो पुराने में कोई प्रॉब्लम होती है, या तो तब आएगा, या पुराने में अपडेट की संभावनाएं होती है तब आएगा, अदरवाइज तो नए की गुंजाइश नहीं होती। अब क्रिप्टो करेंसी आने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि क्रिप्टो से पहले हम आज करेंसी में क्या यूज करते हैं, जिसे बोलते हैं फिएट करेंसी। भारत का रुपया है, अमेरिका का डॉलर है, हर कंट्री का अपना अपना अलग अलग करेंसी होता है जो कंट्री खुद प्रिंट करती है। लेकिन ये भी मतलब बड़ा नया कंसेप्ट है, हजारों सालों से तो ये भी यूज नहीं हो रहा था। ये भी कितना साल पुराना कंसेप्ट होगा, 50 साल, 100 साल, 150 साल। इससे पहले क्या होता था? इससे पहले होता था बार्टर सिस्टम। तो सबसे पहले हमारा होता था, जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता था पूरा ग्लोबली, और हरियाणा में तो अभी थोड़े दिनों पहले तक भी मैंने अपने बचपन में भी देखा है सर कि बार्टर सिस्टम बहुत यूज होता था, जहाँ पे क्या होता था, चीजों के बदले चीजें ली जाती थी। अगर आपको चावल चाहिए, मेरे पास गेहूं है, मैं आपको गेहूं दूंगा, गेहूं के बदले आप मेरे को चावल दे दोगे, और ऐसे करके सारी चीजें चलती थी। अब भी सब्जियां ऐसे ही बिकती हैं सर गाँव में? हाँ, इसी तरीके से पूरा का पूरा भैया गेहूं देते हैं और उसके बदले गोभी ले लेते हैं, आलू ले लेते हैं। तो जैसे हम बचपन में गांव जाते थे तो क्या करते थे, खेतों से कपास तोड़ी और जाके मिठाई मुठाई कुछ भी ले लिया और पता नहीं होता था किसके खेतों से तोड़ ली। तो ये बार्टर सिस्टम चलता था सर। तो बार्टर सिस्टम का ना एक बहुत बड़ा एडवांटेज था, क्योंकि कोई करेंसी तो होती नहीं थी, तो हर कोई अपनी करेंसी खुद बनाता था। अगर मुझे लगेगा कि भाई गेहूं की डिमांड जो बढ़ेगी और तो मैं गेहूं उगाऊंगा कि भाई डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई लिमिटेड रहेगी, या मेरे पास सप्लाई रहेगी और डिमांड बढ़ेगी तो मेरे को इसका ज्यादा पैसा मिलेगा। किसी को लगता था फर्नीचर बना के, किसी को लगता था बर्तन बना के, किसी को लगता था कपड़े बना के। तो हर इंसान अपनी करेंसी खुद बनाता था और उसको मार्केट में ले जाके उसके बदले में दूसरी चीज एक्सचेंज कर लेता था। अगर आपने गेहूं बनाया, लेकिन अगर आपको चावल चाहिए तो आप गेहूं के बदले में चावल ले लोगे। तो ये इसका एडवांटेज था कि मैं अपनी करेंसी खुद बना रहा हूँ। बट इसका एक डिसएडवांटेज क्या था कि मुझे चीजों को कैरी करना पड़ता था। अगर मान लो आपको 1 लाख रुपए की कोई चीज लेने जानी है, तो आप पता नहीं 100 बोरियां इकट्ठे लेके घूम रहे हो। तो वो इसकी वजह से एक तो प्लस पॉइंट रहा और एक नेगेटिव पॉइंट। प्लस पॉइंट क्या रहा, हमारे जितने भी गांव थे सक्षम हो गया अपने अंदर ही, आत्मनिर्भर हो गए। जो हम चलाते ना, आत्मनिर्भर बनो, हमारे गांव पहले से थे, क्योंकि उनको पता था कि कोई भी सामान ले जाने के लिए भाई सामान ढोना पड़ेगा। अगर कुछ भी गांव, अगर शहर में जाके एक बेड बनवाना है तो उसके लिए आपको 10 बोरियां पहले रथ में डाल के या बैल के पास पीछे डाल के ले जानी पड़ेगी। तो इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए क्या होता था, गाँव में हर टाइप के काम वाले लोग गाँव के अंदर ही आ जाते थे। सोने वाला भी आ गया, सोने बनाने वाला भी, फर्नीचर बनाने वाले भी, तो मतलब आपस में हो जाता था।
कि अगर मेरे को फर्नीचर चाहिए तो मैं गांव में ही लेके जाऊं, बोरी में यहाँ से वहां थोड़ा सा ही मेरे को ढोना पड़े और मेरे को मेरा सामान मिल जाए। तो इससे हमारे प्लस पॉइंट क्या हुआ, गांव हमारे सारे आत्मनिर्भर थे बहुत हद तक। बट इसका नेगेटिव पॉइंट क्या हुआ कि हम कभी भी ग्लोबल इकोनॉमी के साथ नहीं जुड़ पा रहे थे, क्योंकि गांव वाले आपस में ही हो गए। क्योंकि अगर आपको फॉर एग्जांपल सर, अगर हम हरियाणा से फॉर एग्जांपल अब मेरे को राजस्थान से कोई चीज लेके आनी है, तो मैं कितनी बोरियां लेकर राजस्थान घूमूंगा। तो इसकी वजह से क्या था कि ये प्रॉब्लम होती थी। अब दूसरी चीज, मैं यहाँ से गेहूं की बोरी लेके गया और वहां से मेरे को खरीदना था मान लो ट्रैक्टर वाला कह रहा है मुझे तो गेहूं चाहिए ही नहीं, अच्छा। मुझे तो चावल चाहिए। अब मैं गेहूं को चावल में चेंज करा रहा हूँ, फिर चावल को ले जाके उसके पास जा रहा हूँ, फिर वहां से एक चीज ले रहा हूँ। ये जस्ट फॉर एग्जाम्पल है। तो इसका सोल्यूशन भी हमारे पूर्वजों ने निकाल दिया, बहुत इंटेलिजेंट थे। उन्होंने क्या निकाला, सोना और चांदी। उन्होंने बोला भाई सोना और चांदी तो हर जगह चलता है, तो अगर आपको कहीं दूर लेके जाना है तो गांव में जो हमारे यहाँ पे जो सुनार होते थे, सुनार जी के पास जाओ, उनको अपना सामान लेके सोने के सिक्के या चांदी के सिक्के ले लो। अब आप राजस्थान जाओगे तो आपको बोरियां ढोके नहीं जाना। बट इसका डिसएडवांटेज इसमें भी रहता था एक चीज, आप सोने का सिक्का लेके गए और 25 रुपए का सामान खरीदना है आपने, तो सोने का सिक्का काट के तो नहीं दोगे, चांदी का भी काट के तो नहीं दोगे। तो सोने और चांदी के सिक्के में भी 25 पैसे, 10 पैसे, 1 पैसे इनकी ट्रांजेक्शन नहीं हो पाती थी। तो इसके साथ ये भी एक प्रॉब्लम रहती थी हर समय। फिर सबसे पहले बार्टर सिस्टम, उसमें एक एडवांटेज कि सामान लेके ना ढोना पड़े, हमने सोना और चांदी यूज करना शुरू किया। सोना और चांदी में भी ये प्रॉब्लम कि 25 पैसा 10 पैसे के लिए सोने के सिक्के को आप काट काट के यूज नहीं कर सकते। फिर आई गवर्नमेंट हमारी, गवर्नमेंट ने बोला कि यार एक काम करो, हमारे इस पैसे पे विश्वास करो, ये लो, ये 1 रुपया है, ये 10 रुपया है, ये 100 रुपया है। तो लोगों ने शुरुआत में क्या इसको मान लिया होगा, लोगों ने नहीं माना। अच्छा। लोगों ने बोला कि भाई मेरे पास गेहूं की बोरी है, इसकी तो मुझे पता है, दिख रही है मेरे को, जो आज हम क्रिप्टो के लिए भी बोलते हैं, ये क्या है, कागजी तो है, क्रिप्टो के लिए क्या बोलते हैं, वर्चुअली तो है। सेम पहले से था, कागजी तो है, इस कागज को हम कैसे मान ले कि इसकी कोई वैल्यू है। तब गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने बोला कि ऐसा नहीं है, ये हम कागज आपको दे रहे हैं, इस जितने हम आपको नोट प्रिंट कर रहे हैं उसकी एवज में हमने अपने रिजर्व में सोना रखा हुआ है। अच्छा। तो गोल्ड स्टैंडर्ड को फॉलो करती थी पूरे दुनिया की गवर्नमेंट, क्योंकि वरना कोई भरोसा ही नहीं करेगा ना सर। लोग पागल थोड़ी ना कि आप कुछ भी बोल दोगे कि ये कागज 100 रुपए का है तो ये 100 रुपए का हो गया। लोगों ने बोला नहीं ऐसे कैसे, तो गवर्नमेंट्स ने गोल्ड स्टैंडर्ड रखा। अच्छा। और लोगों को बोला कि भाई देखो, आप 1000 रुपए का सोना लेके जाओगे, प्रॉब्लम है, किसी को 1 पैसे का सामान खरीदना है तो 1 पैसे का कैसे काटोगे, लेकिन हमने 1000 का सोना आपके एवज में हमने रख दिया है। अच्छा। और उसके बदले में ये 1-1 के 1000 सिक्के निकाल दिए। अब आप 1 रुपए का भी सामान ले सकते हो, 1000 का भी ले सकते हो, और आपको सोना लेके भी इधर से उधर नहीं घूमना। तब लोगों को धीरे धीरे लोगों का ट्रस्ट स्टार्ट हुआ इस पे, जो फिएट मनी, इसको हम बोलते हैं फिएट करेंसी। अच्छा। जो हर कंट्री अपनी खुद की बनाती है, वो था बार्टर सिस्टम। फिर आया फिएट। फिएट का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या रहा सर, पैसे को इधर से उधर भेजना बहुत ईजी हो गया। जैसे बैंक आ गए, बैंक में आज क्या है, आज आपको किसी को चाहे 10 लाख भेजना हो, चाहे 10 करोड़ भेजना हो, आप 1 सेकंड में यहाँ से कहीं भी भेज सकते हो इंडिया के अंदर। मैं बोलो आपने गुजरात में भेजना, कहीं भी भेजना, आप 1 सेकंड में पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। दूसरा, आपको कैरी करने के लिए भारी सामान लेके नहीं जाना, तो बिजनेस करना ईजी हो गया। मेरे लिए क्या है, बैंक्स भी आ गए। मैंने यहाँ पे बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, मैं वहाँ गया, ना पैसा कैरी करना, ना गोल्ड कैरी करना, वहाँ जाके बैंक से पैसा निकाला या चेक के थ्रू काम कर लिया। इससे क्या हुआ, बिजनेस बढ़ा, लोग आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होना शुरू किया। तो ये फिएट का एडवांटेज था जो मिला हमारे को। बार्टर का एडवांटेज क्या था, डिमांड एंड सप्लाई। बार्टर में एक एडवांटेज था सर, डिमांड एंड सप्लाई। आपके पास जो चीज आपने प्रोड्यूस की है, अगर उसकी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो आपको उसका पैसा ज्यादा मिलेगा, आपको उसके बदले में ज्यादा चीजें मिलेंगी। लेकिन फिएट का एडवांटेज क्या था, इजी टू मूव, आप 1 सेकंड में इधर से उधर भेज सकते हो और आपको सामान बोरियां ले लेके घूमने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिएट के साथ एक डिसएडवांटेज आ गया सर, कि पहले तो गोल्ड स्टैंडर्ड माना सब, गवर्नमेंट ने विश्वास लोगों का जीता, और बाद में क्या किया, गोल्ड स्टैंडर्ड को ही हटा दिया। अच्छा। आप देखोगे 1970s के आज तक, मिड 1970s के अंदर आते आते पूरी दुनिया से गोल्ड स्टैंडर्ड हटा दिया गया। होता क्या सर, पहले विश्वास जीतो। आपने लोगों का विश्वास कैसे जीता हमने, देखो गोल्ड रखा है तभी नोट प्रिंट हो रहे हैं। मींस अभी वो स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब जितनी करेंसी मार्केट में है उतने मूल्य का गोल्ड गवर्नमेंट के पास में सर नहीं। आप आरबीआई का वो देखो, वो क्या बोलते हैं, सिर्फ 4% गोल्ड है आज हमारा पैसे का। अच्छा। हमने गोल्ड स्टैंडर्ड ही हटा दिया। आज हमारा मुश्किल से 5% भी नहीं है सर जो कि बैक्ड बाय गोल्ड है। तो हमारे ये सुमित भाई, ये इंडिया में ही है या बाकी पूरे वर्ल्ड में सर, इस समय पूरे वर्ल्ड में, मतलब यूएस की भी बातचीत करें वहां भी पूरी दुनिया में ये चीज हट गई सर। क्योंकि देखो देखो हुआ क्या, आपको एक चीज याद होगा कि जब हमारे यहाँ पे एक बार ऐसी कंडीशन आ गई थी कि हमने अपने रिजर्व, जो गोल्ड का रिजर्व था, वो बेच दिया था। मुझे याद है, वो न्यूज बनी थी, हम छोटे-छोटे थे, पता नहीं कौन प्राइम मिनिस्टर थे उस समय। हाँ जी सर। तो उन्होंने क्या किया था, गिरवी रख दिया था, हमने बेच दिया था, क्योंकि हमारे देश में बहुत ज्यादा गरीबी आ गई थी। तो जब गवर्नमेंट ने वो बेचा तो गवर्नमेंट की चीज यार अब तो सोना भी हट गया, इसके एवज में हम पे पैसे पे ट्रस्ट करते थे फॉर एग्जांपल। इसका मतलब पहली जनरेशन ने तो प्रूफ मांगा,
लेकिन जो दूसरी जनरेशन पैदा हुई, जो बचपन से नोट को देखते हुए पैदा हो रही है, उसको प्रूफ नहीं चाहिए, क्योंकि वो बड़ी ही इस चीज को देखते हुए कि इसकी तो वैल्यू होती है। हाँ, उनको मालूम ही नहीं है। मतलब जैसे आप बता रहे हैं ना ये बात, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को ये मालूम ही नहीं होगा कि पहले ऐसा कुछ सिस्टम हाँ था जी, और हाँ जी, ये रहता क्योंकि है। आप खुद ही सोचो ना सर, आप एक महीने काम कर रहे हो कागज के टुकड़ों के लिए, भाई इसकी क्या वैल्यू है, किससे बैक्ड है, किसी से भी नहीं। आज हमारे यहाँ पे आप पूछोगे किससे बैक्ड है, कहेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से बैक्ड है। मतलब किससे, सोने से है, नहीं है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। वो क्या है, वो किसी दूसरी कंट्री की करेंसी है, वो बैक्ड है, वो भी नहीं है। तो आज अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा 95% से ज्यादा जो पैसा है वो बैक्ड बाय नहीं है। तो आज हम लोग जब गोल्ड स्टैंडर्ड हटा तो इसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो क्या है, हमने गोल्ड स्टैंडर्ड हटा दिया। उसके साथ और बड़ी प्रॉब्लम क्या आई, जो इसके साथ है इन्फ्लेशन। फिएट की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो इन्फ्लेशन। आज आप देखोगे कि अगर हम इंडियन गवर्नमेंट से पूछें भाई आप कितना पैसा प्रिंट करोगे, कोई लिमिट तो बताओ। सर एज ए सिटीजन हमारा राइट है, हमें बताओ तो कितना प्रिंट करोगे। गवर्नमेंट बोलोगे नहीं बता रहे, जितनी मर्जी होगी उतना प्रिंट करेंगे। इससे क्या होता है, हमारे यहाँ पे आज कैसे डिसाइड होता है, इकोनॉमी में पैसा कम भी ना पड़ जाए और इतना ज्यादा भी ना हो जाए कि हाइपर इन्फ्लेशन आ जाए। आज हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन है सर 6 से 8%। इसका मतलब फिएट करेंसी, आज आपने अपनी जेब में 1 लाख रुपए रख लिए ना सर, 1 साल के बाद जाओगे तो 92,000 की वर्थ है उसकी। मतलब हर इंसान इस देश का हर साल 8% गरीब हो रहा है फिएट करेंसी की वजह से। और ये चीज हम मतलब पूछते नहीं है गवर्नमेंट से कि यार ये तो, और इसका हमें कभी एडवांटेज नहीं हो सकता। और हमें पता है क्या लगता है सर कि नहीं हम कहाँ गरीब हो रहे हैं फिएट करेंसी से, लेकिन अगर हम इंटरनेशनल पैमाने में देखेंगे ना सर, हम हो रहे हैं। फिएट करेंसी का सबसे बड़ा नुकसान क्या है, आज से कुछ दिनों पहले मैं अफगानिस्तान का एग्जांपल ले लेता हूँ, टर्की का मैं ले लेता हूँ। टर्की का 1 लीरा $1 के बराबर होता था कुछ साल पहले, आज $1 में 8 लीरा आ रहा है। वहाँ की गवर्नमेंट की गलत नीतियों की वजह से वहाँ के लोग गरीब हो गए उन देश के कंपैरिजन में जहाँ डॉलर फॉलो होता है। कितने 8 गुना हो गए, और हमें कितना खराब लग रहा है। और हम ये भूल जाते हैं कि हम 20 गुना हो चुके हैं। भारत 20 गुना गरीब हो चुका है डॉलर के कंपैरिजन में। 1947 में जब हम आजाद हुए थे ना सर, $1 ₹3.30 का था। अच्छा। अगर उस समय मेरे को $50,000 में अगर अमेरिका पढ़ने जाना पड़ता तो मुझे इंडिया के हिसाब से $1,70,000 से ज्यादा नहीं खर्च करना पड़ता। आज $50,000 के लिए मेरे को खर्च करना पड़ेगा लगभग भी 35-38 लाख रुपए। ₹3.30 से हम ₹75 के आसपास आ गए हैं। तो हम भी गरीब हो रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं लग रहा। हम बहुत स्पीड से नहीं, हम मतलब टर्की की तरह ऐसा नहीं है कुछ ही सालों में 8 गुना गिर गए। तो इसलिए सर जरूरत क्या थी, जरूरत ये थी कि जो ये फिएट करेंसी है, एक तो इन्फ्लेशन, क्योंकि हमें पता नहीं है कि डिमांड सप्लाई का हमें एडवांटेज नहीं मिल सकता। तो क्रिप्टो ने आके ना बीच का स्पेस भर दिया। क्रिप्टो ने क्या बोला भाई, बार्टर सिस्टम का क्या एडवांटेज था, डिमांड एंड सप्लाई। तो क्रिप्टो में आपने देखा होगा बिटकॉइन की टोटल सप्लाई 2 करोड़ 10 लाख से ज्यादा नहीं होगी। तो उसने क्या बोला, भाई हमारे यहाँ पे हम सप्लाई लिमिटेड रख देते हैं। ठीक है। हाँ, तो डिमांड और सप्लाई का एडवांटेज मिलेगा। अब बिटकॉइन का कई लोग बोलते हैं वैल्यू क्यों बढ़ रही है। सर वो क्यों बढ़ रहा है, वो 33,000 रुपए से लेके, मैं अगर बात करूँ कुछ साल पहले 33,000 का था, उससे पहले 33 रुपए का था, उससे पहले 3 रुपए का था, और आज वो अगर हम बात करें 35-36 लाख रुपए से ऊपर का है। क्योंकि सप्लाई लिमिटेड है, डिमांड बढ़ेगी तो रेट बढ़ेगा। जैसे गेहूं का बढ़ता है, चावल का बढ़ता है, वैसे प्रॉपर्टी का बढ़ता है, उसका भी बढ़ रहा है। तो बार्टर सिस्टम का डिमांड एंड सप्लाई का एडवांटेज ले लिया। फिएट करेंसी का एक ही एडवांटेज था, इधर से उधर भेजना इजी है। बट इसके चक्कर में हम ऐसा कागज ले रहे थे जिसकी हमें टोटल सप्लाई नहीं पता, जिससे हम मैनिपुलेट किया जा सकता है, जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। जैसे अफगानिस्तान में क्या हुआ सर, मैं अभी एक सिंपल एक एग्जांपल लेता हूं सर। अगर अफगानिस्तान में, अभी क्रिप्टो पे भी नहीं जा रहा, फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान में $US ही चलता करेंसी। तो वहां के लोगों जब उस आज अफगानिस्तान की करेंसी लेके आज अमेरिका जाते या इंडिया जाते तो वो गरीब नहीं होते, क्योंकि उस डॉलर की वैल्यू तो उतनी ही रहती अमेरिका में भी। लेकिन अफगानिस्तान की वैल्यू, करेंसी की वैल्यू कंप्लीटली जीरो होगी लगभग। तो वहां के लोग जो पहले 1 करोड़ रुपए था किसी के पास, आज इंटरनेशनल लेवल पे वो जीरो हो गया है। तो ये फिएट करेंसी के साथ इशू है। हमारा इंडिया एक बहुत अच्छी कंट्री है, लेकिन हमें इसलिए कई साल लग गए, बट हम भी 18 से 20 गुना गरीब हो चुके हैं कंपेयर टू डॉलर। हमारा डॉलर भी ₹3.30 से हम ₹75 पे आ गए। तो सर अब फिएट का लेकिन एक ही एडवांटेज था, हमने ये सब कुछ सहा, हर साल 8% होना भी गरीब हमने स्वीकार कर लिया। सिर्फ किस लिए, क्योंकि इजी टू ट्रांसफर है। राइट। सर क्रिप्टो ने वो वाली सॉल्यूशन भी दे दिया। पैसा तो फिर भी हम भारत से भारत में ही ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रीली। क्रिप्टो तो आप यहाँ बैठे बैठे 1 सेकंड के अंदर अमेरिका भेज दो। बिटकॉइन को आप यहाँ पे पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं पे भी 1 सेकंड में ट्रांसफर कर सकते हो। दोनों एडवांटेज हो गए, बार्टर का डिमांड एंड सप्लाई का। भाई डिमांड पहले से पता है, सप्लाई इतनी ही है, तो सप्लाई लिमिटेड है, डिमांड बढ़ेगी रेट बढ़ेगा, तो मुझे वो एडवांटेज मिल रहा है। दूसरा, फिएट का एडवांटेज सिर्फ एक ही था, एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं।
वो भी एडवांटेज है। ये तो यहाँ तो पूरी दुनिया में आप कहीं पे भी भेज सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह। तो क्रिप्टो करेंसी को अगर नॉर्मल समझना है हमें, तो बार्टर सिस्टम का, डिमांड एंड सप्लाई का, फिएट करेंसी का, इजी टू मूव का, दोनों का एडवांटेज मिलकर क्रिप्टो करेंसी बनता है। और दूसरा, अगर आज हम बात करते हैं गवर्नमेंट के, हम पैसे पे भरोसा करते हैं, वो भी तो हवाई है सर, बैक्ड बाय तो है नहीं किसी चीज से। तो गवर्नमेंट की हवा से अच्छा भरोसा है कंप्यूटर की हवा पे कर लो, क्योंकि हमें पता है मैनिपुलेट तो नहीं होगा। हमें ये तो पता है कि ये सप्लाई जो है ये 2 करोड़ 10 लाख है, इससे ज्यादा तो नहीं बढ़ेगी। गवर्नमेंट तो हमें बता ही नहीं रही। लेकिन सुमित भाई, अगर बिल्कुल सही है, जो ये क्रिप्टो करेंसी का जो मॉडल है ये बहुत सही है। हाँ जी, हाँ जी। और ये शायद ब्लॉकचेन पे काम करता है, तो इस वजह से शायद इस पे विश्वास भी ज़्यादा किया जा सकता है। जी, किया जा सकता है सर। लेकिन क्रिप्टो के नाम से बहुत सारे फ्रॉड सुनने को आते हैं, क्योंकि आप इसको डिटेल में जानते हैं। हाँ जी, तो अगर हम लोग अब यूँ देखें, और ये होता भी है प्रकृति में भी, हम जब फसल बोते हैं ना तो उसके साथ में घास फूस पैदा होता है। डायरेक्ट सेलिंग में हमने देखा है कि डायरेक्ट सेलिंग शुरू हुई, कॉन्सेप्ट अच्छा था, तो वो अच्छी कंपनियां तो कम ही रह गई, जो फ्रॉड कंपनियां वो आगे आती है। तो क्रिप्टो में भी वैसी स्थिति देखते हैं क्या आप? सर क्रिप्टो में उस सबसे खराब स्थिति है। इतना परसेंटेज में स्कैम कहीं नहीं हुए जितना क्रिप्टो में हो रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली। सर देखिए, होता क्या है ना, जहाँ संभावनाएं वहाँ स्कैम। क्योंकि कोई भी नया टेक्नोलॉजिकल चेंज आता है, नई अपॉर्चुनिटी आती है, तो वो स्कैमर के लिए भी उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी रहती है और राइट टाइप की कंपनीज के लिए भी उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी रहती है। तो जैसे सर, सबसे बड़ा एग्जांपल, अगर आपको क्रिप्टो करेंसी का स्कैम समझना है तो आपको .com बबल पढ़ना चाहिए। हर किसी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि .com बबल के बारे में स्टडी करें। सर .com बबल में क्या हुआ था, जब इंटरनेट नया नया आया था, तो इंटरनेट वाली कंपनीज पता क्या करती थी, बड़ी चालाक थी। वो क्या करती थी, अपने नाम के आगे .com लगाती थी और नई नई कंपनीज आ रही थी। अच्छा। यूएस के अंदर .com बबल में क्या हुआ था, यूएस में पूरा मतलब इतना बड़ा एकदम से मतलब मार्केट से पैसा गायब हुआ था। 76%, 86% तक सिस्को जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज के स्टॉक गिर गए थे, जो .com बबल जब बस्ट हुआ। तो होता क्या है सर, जब इंटरनेट आया तो होता क्या है, जब भी कोई नया टेक्नोलॉजिकल चेंज आता है, कॉमन लोग ये तो समझ जाते हैं कि ये फ्यूचर है, बट ये है क्या वो नहीं समझ में आता। सही और गलत क्या है उसमें फर्क नहीं पता। जैसे मेरे को इंग्लिश नहीं आती अगर, तो मेरे सामने आके कोई बोले व्हाट इज योर नेम और कोई बोले वाट 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 वाट, मेरे लिए दोनों बराबर है, मैं दोनों को बराबर इज्जत दूंगा, क्योंकि मुझे तो इंग्लिश ही नहीं आती ना, मुझे नहीं पता कि ये सही बोल रहा है या ये गलत बोल रहा है, मेरे लिए तो दोनों कुछ कुछ बोल रहे हैं भाई। यही सिचुएशन होती है जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है। जब नया इंटरनेट जब नया नया आया तो हर कंपनी आते थे, हर लोग क्या करते थे, कोट पैंट पहन के लोगों के सामने बढ़िया वाली प्रेजेंटेशन देते थे, हमारी कंपनी कल ये कर देगी इंटरनेट पे, हमारी कंपनी ये कर देगी। तो उनको, जिनको पता भी नहीं था इंटरनेट क्या है, उन लोगों ने भी कंपनीज खोल के अपने आईपीओ निकाल के मार्केट से करोड़ों रुपए उठा लिया। अब दुर्भाग्य देखो क्या हुआ कि लोगों के पास, हम बोलते हैं कि .com बबल खराब था। सर देखो, बबल वहीं बनता है जहां अपॉर्चुनिटी होती है। .com बबल की ही देना है अमेजोन, ईबे, ये भी तो .com बबल से ही निकले। लेकिन जब अमेजोन और ईबे निकले तो लोगों ने अमेजोन और ईबे पे उतना ही ट्रस्ट किया जितना स्कैम्स पे किया, क्योंकि लोगों की नजर में दोनों बराबर थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये भी वही है, ये भी वही है। और जब अमेजोन तो आज दिख रहा ना, उस समय तो दिखता ही नहीं था, तो उस समय तो सब बराबर लगते थे। अब उस समय दुर्भाग्य ये था सर कि जो कंपनियां थी, स्पेशली जो स्कैम्स थे, लोग उनके आईपीओ में करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करते थे। उसके बाद जो कंपनी रन कर रहा है वो बढ़िया गाड़ी लेता था, हेलीकॉप्टर लेता था, बढ़िया घर लेता था, और लोग खुश हो जाते थे, अरे हमारी कंपनी कितना ग्रो कर रही है, तभी तो देखो आज ये सबसे महंगी कार ली है, इसने सबसे महंगा हेलीकॉप्टर ले लिया। और उनको नहीं पता कंपनी कुछ नहीं कर रही, कंपनी आप ही के पैसे से वो एंजॉय कर रहा है। हुआ क्या, ये चीज चली 400% स्टॉक मार्केट सर, 4 से 5 साल में 400% बढ़ गया स्टॉक मार्केट। हर जिस कंपनी में पैसा डाल दो बढ़ रहा है। और लास्ट में क्या हुआ, जब लोगों को पता लगा कि 95% से ज्यादा तो स्कैम थे, और वो वाट वाले थे, व्हाट इज योर नेम वाले नहीं थे। और अनफॉर्चुनेटली सर लाखों लोगों का करोड़ों रुपए डूबा। और उससे बड़ा शायद जो अगर मैं बोलूँ शेयर मार्केट के अंदर फॉल कभी नहीं आया था सर, जब सिस्को जैसी कंपनीज के 86% तक शेयर प्राइस गिर सकता है। तो यही होता है सर, इंटरनेट आया, भी हम उसी प्रकार से देखें जिस प्रकार से .com बबल था, उसी लेवल पे क्रिप्टो है। बड़ा समझदारी से ये, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है सर, हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे .com बबल जो था, इंटरनेट में ताकत थी, कंपनीज भी अच्छी थी, बट 95% से ज्यादा स्कैम थे। और लोग क्योंकि व्हाट इज योर नेम और वाट में नहीं समझ पाते, तो लोग जो भी 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहे थे उसमें से 95 स्कैम्स की तरफ जा रहा था, इसलिए 95% लोग बर्बाद होने ही थे, क्योंकि एजुकेटेड इन्वेस्टर लोग नहीं थे। सेम इसमें होता है सर डायरेक्ट सेलिंग में, कि जब डायरेक्ट सेलिंग पता ही नहीं होती क्या है, तो कोई भी पहला इंसान आता है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग दिखाता है, हम उनके साथ एसोसिएट हो जाते हैं, और बाद में दुर्भाग्यवश यहाँ पे भी बहुत सारे स्कैम हो जाते हैं। सेम आज क्रिप्टो के अंदर है सर। क्रिप्टो का लोगों को नहीं पता, लोग 3 चीज सुनते हैं, क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, या ऐसा कोई भी वर्ड सुनेंगे और लोग सीधा बोलते हैं लगा दो पैसे। आज सबसे इजी पता है क्या सर, देखो क्रिप्टो करेंसी का मैं सबको ये चीज बोलना चाहूंगा, जो नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं सर, 20,000 रुपए में कॉइन बन जाता है, 2,500 रुपए में टोकन।
और लोग कर रहे हैं सर, 20,000 रुपए में कॉइन या 2,500 रुपए में टोकन बना के लोगों के घरों में जा जाके पता क्या बोलते हैं, बिटकॉइन जो था देखो एक टाइम पे 8 रुपए का था, 10 रुपए का था, आज देखो 35 लाख का है, हमारा ये कॉइन भी जो है आज आपको सिर्फ 70 रुपए में मिल रहा है, कल ये भी होगा, बिटकॉइन को पीछे कर देगा। और लोग वही व्हाट इज योर नेम और व्हाट लोग आज भी भोले हैं। वो टेक्नोलॉजी तो समझ गए हैं, जैसे इंटरनेट समझ गए थे, आज वो समझ गए कि क्रिप्टो फ्यूचर है या ब्लॉकचेन फ्यूचर है, बट उनको पता नहीं है क्या। तो उनके सामने आके कोई भी बोल देता है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लोग उसमें भरपूर इन्वेस्ट कर रहे हैं। और दुर्भाग्यवश सर 95 तो छोड़िए 99% से ज़्यादा आज क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं वो आइदर स्कैम है या पोंजाई स्कीम है, और वो सिर्फ लोगों का पैसा लेके भागेंगे। और इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है यहाँ पे एजुकेशन की, एक एजुकेटेड इन्वेस्टर बनने की। बट दुर्भाग्यवश वही है ना सर, हम इन्वेस्टर पहले बनते हैं, एजुकेट बाद में करते हैं। आज सर प्रॉब्लम भारत की ये नहीं है कि 90% से ज़्यादा लोगों को ये नहीं पता कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। कोई बात नहीं, पता लग जाएगा, एजुकेट हो जाएंगे, इन्वेस्ट कर देंगे। प्रॉब्लम एक्चुअल में ये है कि जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है उसमें से भी 95% से ज्यादा लोगों को ये नहीं पता ब्लॉकचेन क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, वर्क कैसे करता है, भेड़ चाल रहती है जनरली हमारे यहाँ पे। और इसलिए जो पैसा जा रहा है वो 95% पैसा ऐसी जगह जा रहा है जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली लोगों को अगले 2 से 3 साल में बहुत बड़ा लॉस सहना पड़ेगा। और इसलिए अगर आप इस स्पेस में इन्वेस्ट करें तो बहुत ज़्यादा जरूरी है आप अपने आप को एजुकेट करें, और एजुकेट करके ही अगर इन्वेस्ट करते हैं तो ही सर राइट रहेगा। थैंक यू सुमित जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत डिटेल में आपने बता दिया क्रिप्टो क्या है, और जिस एग्जाम्पल के साथ आपने बताया है तो मुझे लग रहा है बहुत सारी क्लैरिटी आ गई होंगी। अब मैं इसको MLM से जोड़ के देखता हूँ। बहुत सारे लोग क्रिप्टो करेंसी लेके आते हैं और वो कहते हैं कि मल्टी लेवल मार्केटिंग है, मल्टी लेवल मार्केटिंग का मॉडल वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरा प्रश्न ये है, क्या मल्टी लेवल मार्केटिंग मॉड्यूल के माध्यम से क्रिप्टो करेंसी लाना या देना ये सही है? सर देखिए, कोई भी कंपनी, कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी कॉइन, कोई भी टोकन मल्टी लेवल मार्केटिंग यूज़ कर रहा है अपने आप को प्रमोट करने के लिए, या माइनिंग के नाम पे लोगों से लाखों रुपए मांग रहा है, या ये कह के कि मैं फ्यूचर में ये करूंगा, इस तरीके से कर रहा है, वो सारे के सारे फ्रॉड हैं, वो सारे के सारे स्कैम हैं, उनमें किसी को भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। सर देखिए, डायरेक्ट सेलिंग ना एक बहुत पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है। डायरेक्ट सेलिंग से पावरफुल कोई चीज़ है ही नहीं। ये इतना पावरफुल है कि इसके थ्रू हम कूड़ा कचरा भी सोने के रेट पे बेच सकते हैं, मोटिवेशन जोड़ के, और इसके थ्रू हम सोने को भी सोने के रेट पे बेच सकते हैं। दोनों चीज़ों में यूज हो सकता है। इसका मतलब क्या है, ये डिमांड क्रिएट करने का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल मॉडल है। अब क्या होता है सर, मैंने आपको बताया 20,000 रुपए में कॉइन बन जाता है, लेकिन किसको पता है? सही है। आज समझ रहे हैं, आज हजारों लाखों कॉइन चल रहे हैं मार्केट में, किसको पता है? गांव वालों को तो नहीं पता। गांव वाला छोड़ो सर, 99% लोगों को नहीं पता। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको नहीं पता। तो जब उनके पास कोई भी नया अपना कॉइन लेके जाता है और वो सीधा बोलता है भाई ये आज 10 रुपए का है, ये भी कल 35 लाख का हो जाएगा, तो लोग लाखों रुपए उसमें इन्वेस्ट करते हैं। और दो तरीके हैं, क्या तो आप अपने आप को प्रूव करो। सर देखो, ना बिटकॉइन, ना इथेरियम, ना कार्डनो, ना पोल्काडॉट, ना मतलब कोई भी अच्छा प्रोजेक्ट आप टॉप 100 में ले लो, टॉप 200 में ले लो, किसी ने नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल को यूज नहीं किया। सर तरीका क्या अपने आप को प्रूव करने का? आप चीजों को डिलीवर करो, डिलीवर करोगे, आपके ऊपर लोगों का ट्रस्ट होगा, आपके कंपनी में लोग इन्वेस्ट करेंगे। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? फेक डिमांड क्रिएट करो। उसके लिए लोग डायरेक्ट सेलिंग को यूज करते हैं। कुछ डिलीवर नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ वही आज ये 10 का है, कल ये 1000 का हो जाएगा, और अगर आप 2 लोगों से 1000 का करवाओगे तो ये 500 रुपए आपको मिल जाएंगे। और इस तरीके से तो जितने भी कंपनी है सर, स्पेशली क्रिप्टो करेंसी के अंदर, जो अपने कॉइन या टोकन को चाहे एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू, स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू, या माइनिंग के नाम पे मैं देख रहा हूँ आज लाखों रुपए, अरे हमारा एक प्रोजेक्ट है यहाँ पे माइनिंग होगी, आपको 400% मिलेगा, हर रोज 5% का मिलेगा, स्टेक से मिलेगा, आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा, लोगों से लाखों लाखों रुपए ले रहे हैं सर। और लोग लाखों लाखों रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं ऐसी चीजों में माइनिंग के नाम पे। और उनसे मैं ये बोलूंगा कि इथेरियम ने किससे मांगे 1 लाख रुपए या 1,000 रुपए? सबसे, अगर मैं माइनिंग किया, बिटकॉइन ने किससे मांगे सर कि हम 1 लाख रुपए दे दो, हम माइनिंग करेंगे, हम आपको ये देंगे? नहीं मांगा ना। तो सर कोई भी अच्छा प्रोजेक्ट ना सर, ना तो नेटवर्क मार्केटिंग कभी यूज करेगा, ना कभी डायरेक्ट सेलिंग जो कंसेप्ट है या इस तरीके का कोई भी आपको मतलब एक होता है ना कि माइनिंग के नाम से आपसे पैसा मांगेगा। तो जितने भी लोग हैं उनको मैं बोलूंगा कि जो भी कंपनी, जो भी कॉइन, जो भी टोकन नेटवर्क मार्केटिंग का सहारा ले रहा है, डायरेक्ट सेलिंग का ले रहा है, उन सबसे उतना ही दूर रहना है जितना हम कोरोना से इस समय दूर रहना चाहते हैं। सब फ्रॉड है सर, और सबके सब बस लोगों को वही है ना सर, अभी भोले भाले लोग हैं, एजुकेटेड नहीं है, तो उनकी एजुकेशन ना होने का फायदा उठा रहे हैं और उनके सपने उन्हीं को बेच दे रहे हैं सर। दैट्स ग्रेट सुमित जी, आपके पास में बहुत जबरदस्त नॉलेज है क्रिप्टो की। एक प्रश्न में, क्योंकि समय की लिमिटेशन है, मैं एक प्रश्न ले रहा हूँ विजय बहादुर यादव जी का। हाँ जी सर जी, LPN टोकन क्या ये क्रिप्टो करेंसी है, और है तो इसमें MLM कॉन्सेप्ट क्यों यूज़ हो रहा है?
क्या इसमें पैसा लगाना सही रहेगा? सर देखिए, मैं अपना पर्सनल व्यू बताता हूँ। ये वही वाली चीज़ें हैं कि मेरे हिसाब से एलपीएन या एलपीएन जैसे किसी भी कंपनी में किसी को 1 रुपया भी अपना इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और एमएलएम कंसेप्ट को यूज करके कॉइन 20,000 रुपये में कॉइन बनाया और उसके थ्रू लोगों से करोड़ों रुपए उठाना, ये सबसे इजी हो गया आज के टाइम पे क्रिप्टो करेंसी के नाम पे। तो सिंपल सा है, अपना एक कॉइन बनाओ और लोगों को जाके बस वही बोलो बिटकॉइन इतने का था, इतने का हो गया, ये भी हो जाएगा। और लोगों को लगता है कि हो जाएगा और लोग 5-5, 8-8 लाख रुपए दे देते हैं और या नेटवर्क मार्केटिंग का सहारा ले लेते हैं, जिससे नेटवर्क मार्केटिंग और ज़्यादा बदनाम हो जाएगी, क्योंकि पहले भी बदनाम है स्कैम्स की वजह से। नेटवर्क मार्केटिंग कितना अच्छा कंसेप्ट है सर, लेकिन बदनाम क्यों है? क्योंकि स्कैम्स भी इसको यूज करते हैं। पावरफुल टूल है, कोई भी यूज कर सकता है। तो अच्छी कंपनियां भी बर्बाद हो जाती है, मतलब उनको भी थोड़ा सा परेशानी सहनी पड़ती है। सेम आज क्रिप्टो करेंसी में भी जो एमएलएम वाली चीजें आ गई हैं, तो इस टाइप से या ये प्रोजेक्ट हो गया, कोई भी प्रोजेक्ट हो गया, मेरा पर्सनल ये सजेशन रहेगा, अगर आपने पैसा लगा दिया है तो मतलब उसको निकाल लीजिए किसी भी तरीके से। और सर पता है प्रॉब्लम आज लोगों की क्या है, हम ना महीने में 50 गुना करना चाहते हैं और इस चक्कर में हम साल का 50 गुना खो देते हैं। अगर आपने किसी अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया होता है सर, 8 चाहे वो एडीए में किया होता है और अभी भी किया होता है, लोग बोलते हैं कि 2011 में नहीं कर पाए, 12 में, अरे 11-12 छोड़ो सर, इथीरियम 1 साल पहले 8,000 रुपए का था, कार्डनो 1 साल पहले 2 रुपए 80 पैसे का था। आप समझ रहे सर? पोलका डॉट हो गया, मतलब अच्छे प्रोजेक्ट, चलो मैं उनके बारे में बात करूँ, जो भी अच्छे प्रोजेक्ट है सर आप अच्छे प्रोजेक्ट में लगाओ, आप 50x तक रिटर्न ले सकते हो अगले 2 साल के अंदर। 3 साल, आप 3 साल होल्ड तो करो। आप 3 साल अगर किसी भी अच्छे प्रोजेक्ट में आज इस समय इन्वेस्ट करते हो क्रिप्टो के अंदर, आप 50x 100x भी ले सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या आती है? महीने में चाहिए, और महीने में चाहिए तो फिर ये सर जो आपके घर में जाके बता रहे हैं ना इसमें इन्वेस्ट कर दो, उसमें कभी मत करो सर। ये सिंपल सी एक चीज है, सिंपल सा फॉर्मूला है। क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है सर, देखो अगर आप इथीरियम में करोगे, बिटकॉइन में करोगे, कार्डनो में करोगे, जैसे मैं आपको कुछ 5 से 6 कॉइन बताना चाहूंगा इस सब व्यूअर्स को कि एक प्रश्न भी पूछा है, ये ट्रेन योर ब्रेन ने पूछा है कि ये पूछा है सर इन्होंने, लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए टॉप 5 कॉइन कौन से हो सकते हैं? सर देखिए, बिटकॉइन एंड इथीरियम तो है, उसके बाद की मैं बात करता हूँ अल्ट कॉइन के अंदर, बिटकॉइन एंड इथीरियम, उसके बाद आप एडीए, कार्डनो, पोल्काडॉट, ईजीएलडी, एंड उसके बाद हमारा ग्राफ जीआरटी के अंदर हम कर सकते हैं, बाकी ट्रोन के अंदर भी हम लोग रख सकते हैं। तो ये कुछ 5 ऐसे प्रोजेक्ट हैं सर कि बिटकॉइन एंड इथीरियम के बाद कॉन्सेप्ट पे काम नहीं करते हैं, कोई भी नहीं करता सर। कोई अच्छा कॉइन, कोई अच्छा टोकन, जो कोई जेन्युइन चीज एमएलएम का सहारा नहीं लेगी क्रिप्टो करेंसी के अंदर। तो इसको हम यूँ माने, जैसे बड़ी कंपनियां हैं, टीसीएस है, एचडीएफसी है, तो वो मल्टी लेवल मार्केटिंग के माध्यम से लोगों से पैसा कभी लेते नहीं, कभी नहीं लेते सर। तो उसी प्रकार से ये भी प्रोजेक्ट हैं, प्रॉपर प्रोजेक्ट हैं, और ये उस प्रकार से पैसा भी नहीं लेंगे और वैसा सिस्टम भी नहीं है सर। टॉप 100, टॉप 200 में कोई ऐसा नहीं है सर। अच्छा। ये तो क्रिप्टो के अंदर तो आज प्रॉब्लम क्या आ रही है सर, पहले ये कंसेप्ट जी, इसमें मेन चीज़ मैं ये समझा हूँ कि इसमें जल्दबाजी नहीं करें, हम लोग इसमें थोड़ा सीखें, एजुकेट हों, थोड़ा वीडियोस देखें जो इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं। जैसे आज हमने प्रयास किया कि ये इस समय एक बिल्कुल गर्म मुद्दा है मार्केट में, तो हमने आपको बुलाया ताकि व्यूवर्स को थोड़ा एजुकेशन मिले, जानकारी मिले। तो जो भी सोर्सेज हैं एजुकेशन के, और आप अपने चैनल पे भी अक्सर इस पे बातचीत करते हैं, सर वो हम करते हैं। और इसका एक रामबाण इलाज बताना चाहूँगा सर मैं, बिल्कुल एक सिंपल सा। अगर आपके घर आके कोई आपको बता रहा है कि किसी भी कॉइन या टोकन में इन्वेस्ट करने को, तो कभी मत करो। बहुत बढ़िया, सिंपल सा इसका सोल्यूशन है। अगर मेरे घर आके कोई बता रहा है भाई ये कॉइन या ये टोकन ले ले, इसका मतलब वो कॉइन या टोकन जो है उसमें कोई पावर नहीं है, वो बस डायरेक्ट सेलिंग की पावर बना के लोगों को उन्हीं के सपने बेच के लोगों को बेवकूफ बना रहा है। चाहे माइनिंग के नाम पे बना रहा हूँ, चाहे फिर स्टेकिंग के नाम पे बना रहा हूँ, चाहे कल बिटकॉइन की तरह 100 गुना हो जाएगा इस पे बना रहा हूँ। क्योंकि सर मैंने आपको बताया इन अच्छे कॉइन, जैसे मैंने भी आप सब लोगों को यहाँ पे व्यूवर्स को बताया, जो भी कॉइन बताया, चाहे मैंने एडीए बोला, इथीरियम बोला, पोलकाडॉट, एडीए, जो भी मतलब मैंने यहाँ पे सारे के सारे, आप बिटकॉइन में करोगे, इथीरियम में करोगे सर, आप ग्राफ में करोगे, ईजीएलडी में करोगे, मुझे कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन मैं तब भी आपको क्या बोल रहा हूँ, आप इन कॉइन्स में इन्वेस्ट करो, आप अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करो। कोई भी अच्छा प्रोजेक्ट जो है ना, कोई एमएलएम का कंसेप्ट कभी भी यूज नहीं करता। तो एक सिंपल सा, अगर हमने इतना भी सोच लिया ना कि मुझे घर पे आके कोई समझा रहा है कि इस कॉइन में इन्वेस्ट करो, उसमें नहीं करना, तो भी लोग बच जाएंगे सर। दैट्स ग्रेट सुमित जी, आपने पहले लोगों को एजुकेट किया कि जो फ्रॉड कंपनियां हैं, मनी सर्कुलेशन के नाम पे, प्रोडक्ट के नाम पे आती हैं, तो उनसे कैसे बचना चाहें। और अब आपने एक दूसरी जो पारी है उसकी भी शुरुआत कर दी है कि जो एक और बड़ा फ्रॉड है डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे, मतलब एक प्रकार फिर से बदनाम होने की संभावना बन रही है, तो उसको बचाने के लिए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी वीडियोस डाल रहे हैं सुमित भाई। समय इजाज़त नहीं दे रहा है, बहुत सारे प्रश्न हैं मेरे पास में लिस्ट में,
और किसी दिन इंटरव्यू करेंगे पक्का, और डिटेल में बातचीत करेंगे। और व्यूवर्स की तरफ से भी मैं स्पेशली ये चाहूँगा कि आज का पर्टिकुलर ये जो वीडियो है, ये सब्जेक्ट है, ये आपको कैसा लगा उस पर कमेंट्स डालिए। भविष्य में क्या इस सब्जेक्ट के ऊपर में और हमें डिटेल में बातचीत करनी चाहिए तो उसके बारे में भी कमेंट्स ज़रूर डालिए। सुमित भाई, आज आपने बाहर जाना था मुझे मालूम है, और किस प्रकार से आपने मैनेज किया, हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला, दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, और बहुत अच्छा लगता है हमेशा आपके शो पे आके, और ऐसे ही सर आप प्रयास करते रहिए, बिकॉज इंडस्ट्री के अंदर ना सर एजुकेशन की कमी की वजह से, और मतलब बहुत सारे लोग हैं, भोले भाले लोग, जो बेचारे अपना सपना जोड़ लेते हैं और किसी भी अननोन चीज़ से। तो बस लोगों को भी बोलूँगा कि अपने सपने किसी के साथ जोड़ने से पहले अपने आप को एजुकेट करें, और एजुकेट करके ही इन्वेस्ट करें, और एजुकेशन ही आंसर है, और प्लीज़ एजुकेशन पे फोकस करें। और सर आप ये काम कर रहे हैं इंडस्ट्री के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सो ये थे सोच चैनल के फाउंडर सुमित चौहान। बहुत बड़ी सोच, मैंने बहुत कम लोगों को देखा है जो इस फीलिंग के साथ, इस भावना के साथ में काम कम करते हैं, सेवा का भाव ज़्यादा रखते हैं। सो इसी प्रकार की बहुत सारी पर्सनैलिटी तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ पर्सनैलिटीज़ को हम आपसे मिलवाते रहते हैं। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे और एक बड़ी शख्सियत से मिलने का मौका मिलेगा। अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।